ओके, सभी स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम है अजयपाल सर क्लासेस में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव बनाना। और ये फ्रेंड्स आज यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहें सभी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए है फ्रेंड्स, यहाँ पे एकदम से होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप इसका यहाँ पे अध्ययन करें, पढ़ें ध्यान से। ठीक है, तो गाइस ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव का है, ध्यान से तो आप इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव, और यहाँ पर ये डिस्कस आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे रूल की बात कर लेते हैं। रूल इसका क्या है, तो रूल तो आपको मालूम ही होगा। ये इसका जो रूल है वो किस तरह से बन के आएगा ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे समझना है कि रूल किस तरह से बन के आएगा। ठीक है, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर फोटो जिससे कि आ जाए। चलिए ओके, तो फ्रेंड्स ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो रूल है वो ये है। फर्स्ट रूल देखें, यहाँ पे फर्स्ट रूल जो किस तरह से, वो आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रूल है, सबसे पहले क्या आएगा, नेगेटिव वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे ये आपका सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद नॉट या नो में से कोई एक आप शब्द लगाइए नेगेटिव का। उसके बाद में प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, यानी जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद बाई आएगा। उसके बाद एट आएगा। उसके बाद ईटीसी, यानी ईटीसी में बाई एट विद, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं और वो कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ में क्या क्या यूज किया जाता है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पे कर्म आएगा, ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये हमारा एक्टिव ऐसा है, पैसिव ऊपर लिख गया है और एक्टिव हमारा नीचे है, लेकिन उससे कोई आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, उससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ध्यान रखें हमारा जो एक्टिव है फ्रेंड्स वो इस तरह से कि दे विल नॉट प्ले ए मैच टुडे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो अगर मैं पैसिव की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो मैच है ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मैच। और ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ये दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्ट बन के आएगा पूरा यहाँ तक, ए मैच तक। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ तक ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया ये ए मैच, राइट। ओके, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको जस्ट विद इन ए सेकेंड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल आएगी, बिकॉज आई और वी तो ये करता है नहीं, आई और वी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में सेल होती है। लेकिन यहाँ पे ये आई और बी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए विल। और ये नेगेटिव का नॉट लगेगा। उसके बाद बीई जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है। फर्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड कर लेना। और जिस किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और पहली जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना, स्टार्टिंग वाली को। तो उसमें मैंने टेबल लिखाया है और टेबल में सारी चीज़ बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी और फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर की हैं, तो उसमें देख लेना पहली वाली वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पे है। ठीक है, तो प्लेड बाय देम,
ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे, और ये प्रीपोजिशन, और ये आपका देम, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो दे, ये दे जो सब्जेक्ट है ये चेंज होके आ रहा है यहाँ पे, ये दे जो सब्जेक्ट है वो चेंज होके आ रहा है देम में, ये ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो अदर वर्ड्स में आता है, जैसे अदर वर्ड्स में आपका टुडे आ रहा है, ये आपका अदर वर्ड्स में आएगा, तो ये आपका अदर वर्ड्स लास्ट में आता है, बिल्कुल ठीक है, टुडे यहाँ पे आ जाएगा, अदर वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से है। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह का आपने यहाँ पे समझा। अब देख लीजिए दूसरा वाला, दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका दूसरा वाला यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है जो एक्टिव है यहाँ पे ध्यान से समझो, ये कह रहा है आई एम नॉट डूइंग वर्क एट दिस टाइम, मैं इस समय कार्य नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग वर्क एट दिस टाइम, मैं इस समय कार्य नहीं कर रहा हूं, ये इसने बोला है, ठीक। तो देखो पैसिव किस तरह से बन के आएगा इसका, वर्क, यहाँ पे देखो ये जो वर्क है ना कार्य, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। पहली वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दे रखा होता है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क है, ये सब्जेक्ट बन के आया यहाँ पे, राइट, ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, यही सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्क, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, ठीक है। और ये इज इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस है, ये जो पूरा जो सेंटेंस है वो हमें गिवन है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, यहाँ पे सेंटेंस हमें पूरा दे रखा है। यहाँ पे ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ध्यान रखें, पूरा जो वाक्य हमें दे रखा है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य दे रखा है हमें, राइट। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का दे रखा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब आप पैसिव बनाओगे तो इज आर एम तो आती है, उसमें प्लस में बीइंग और आती है, तो उस इज आर एम और बीइंग के बीच में जो नॉट है ना वो यूज यहाँ पे होती है, ध्यान रखें। यानी आप ये कह सकते हो कि इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, इस तरह से सहायक क्रियाएं आती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे डन, उसके बाद में बाई, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है आपका आई, ये चेंज होके आएगा यहाँ पे मी के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे चेंज होके आएगा। उसके बाद जो एट दिस टाइम, ये अदर वर्ड्स है, पूरा सेम की सेम यहाँ पे अदर वर्ड्स यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अदर वर्ड्स एट दिस टाइम है, वो यहाँ पे सेम इधर आ जाएगा, राइट, पीछे। तो समझे आप यहाँ पे किस तरह से ये हुआ। चलिए अब आपको बता देते हैं नेक्स्ट समझे आप ध्यान से। यहाँ पे ये आपका देखो वर्ब हैविंग टू सब्जेक्ट्स, अब तक तो बात आ रही थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब तक तो आप ये समझ पा रहे थे, यहाँ पे ये समझ पा रहे थे कि एक जो वर्ब है यानी एक जो ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव कैसे करते हैं। लेकिन आप यहाँ से जो आप समझेंगे यहाँ पे वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसी वर्ब जिसमें दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट हिंदी में लिख भी दिया है इसी वजह से कि आपकी समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, यानी दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं, ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से आपकी में। कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं, ये आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राइट। चलिए अब देखो किस तरह से होते हैं, सुन लो। अब इन्हें हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट वाला ईरा और सेकंड वाला ईरा। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा जिससे कि यहाँ आपको आसानी दिखने में हो जाए। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम निर्जीव या वस्तु कहते हैं। निर्जीव में कह सकते हो आप। अब निर्जीव या वस्तुएं क्या होती हैं सुन लो। निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग।
और नॉन लिविंग का मतलब होता है कि जो है जिनका जीवन नहीं है, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो जीवित नहीं हैं। यानी जैसे कि सपोज करो दरवाज़ा है, नॉन लिविंग्स में जैसे मेज है, मेज मान लो, ठीक है, बॉल मान लो, बैट मान लो, ठीक है, ये सारी चीज़ जो एनर्जी में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुर्सी मान लो, ये भी नॉन लिविंग में आएगी कुर्सी, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी जो हम उठा के रख देती हैं और वो वस्तु स्वयं नहीं चलती है, वो श्वास नहीं लेती है, जिसमें जीवन नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है निर्जीव। निर्जीव का मतलब जिसमें जीव नहीं है, जो सांस नहीं लेती है, जो खाना नहीं खाती है, जो पानी नहीं पीती है, वो निर्जीव वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपका सजीव या वस्तुएं होती हैं। उसमें जो सजीव वस्तु होती हैं वो होती हैं, ठीक है, या वस्तुएं भी ऐसी जो सजीव हों वो मानी जाए। जैसे अब ये पेड़ है, जब तक हरा पेड़ रहेगा वो सजीव रहेगा, जैसे ही वो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, लकड़ी के रूप में आ जाएगा, तो वो इधर निर्जीव में पहुंच जाएगा। पेड़ की कैटेगरी दो होती है इसीलिए, ठीक है। इसी अब देखो यहाँ पे सजीव की बात हम कर रहे थे, तो सजीव जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब जैसे इसमें तो देखो सपोज करो टेबल हो गया, ये मैंने आपको समझाया, चेयर हो गया, राइट, बॉल हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये भाई यहाँ पे निर्जीव है, ठीक है। लेकिन सजीव की अगर मैं बात करूं तो सजीव में तो देखो व्यक्ति आते हैं, जिसमें आदमी जिसे मैन बोलते हैं, ये सजीव होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सभी इसमें आते हैं। बाद बाकी पशु सजीव होते हैं, सभी पशु, और कुछ जो मृत हो जाते हैं वो नॉन लिविंग में चले जाते हैं। जो डेड बॉडी हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो नॉन लिविंग में चले जाते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं में चले जाते हैं। उसके बाद तो फिर उन्हें दफना ही दिया जाता है, ठीक है। और सजीव में जो पेड़ हैं, जो हरे भरे पेड़ जो कि सांस लेते हैं, हरे भरे पेड़, ये भी जो है सजीव में माने जाते हैं। ध्यान रखें, हरे भरे जो पेड़ होते हैं वो सजीव में माने जाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बन के आएगा इसमें, जैसे मी है, ठीक है, यू है, यू का तो यू ही रहता है, देम है, ठीक है, देम है, ठीक है, मी है, मी तो हो ही गया आपका, अस है, ठीक है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चेंज सब्जेक्ट के रूप में होकर के आते हैं। और यहाँ पे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ही सी इट यहाँ पे नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ये सजीव नहीं आएंगे इसमें, ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे आपके निर्जीव आएंगे, जैसे इट जो है निर्जीव होता है, ध्यान रखें, इट्स या इट्स तो वैसे वजह से हो जाएगा, नहीं होगा, ये इट होगा निर्जीव में, ठीक है। या जो वस्तु जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, कुर्सी है, मेज है, बॉल है, बैट है, ये सभी जो निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखो अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा दूसरे को अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से समझ लो, यहाँ पे ये मैंने फोटो लगा दिया था अपना, चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपकी समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये कह रहा है, देखो पैसिव वॉइस बनाते समय, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तथा दूसरा अपने स्थान पर ही रहता है। ये अपना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, दूसरा अपने स्थान पर ही रहता है। अच्छा, जैसे एक्टिव की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव यहाँ पे बाकायदा दे रखे हैं, देखो यहाँ पे ये एक्टिव आपको डबल दे रखी हैं और बिल्कुल ये इमीडिएटली आपको यहाँ पे समझाए जा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से देखो, और ये आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, सुन लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिव आपका ऋतु गेव मी ए मोबाइल, ये है ऋतु गेव मी ए मोबाइल। यहाँ पे ये आपको यहाँ दे रखा है, क्लियर रूप में आपको बता रहा है, दे रखा है कि ऋतु एक्टिव है आपका, ऋतु गेव मी ए मोबाइल, ऋतु ने मुझे एक जो मोबाइल दिया, ठीक है। ये यहाँ पे एक्टिव आपको दे रखा है, ऋतु गेव मी ए मोबाइल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ऋतु गेव मी ए मोबाइल, ठीक, राइट। अब यहाँ पे क्या है,
और देखो चलो ब्लैक ले लेता हूं मैं, कलर ब्लैक भी है इसमें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है एक्टिव कर ऋतु गेव मी ए मोबाइल, राइट। अब देखो यहाँ पे पैसिव बनाए, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपका जो ए मोबाइल है, ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए मोबाइल, तो ये जो आपका ए मोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉन लिविंग है भाई। मोबाइल कोई जो ऐसा तो है नहीं कि खाना खाता हो, पानी पीता हो, या जो है सांस लेता हो, जीवन हो उसके अंदर, मोबाइल के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो केवल टेक्नोलॉजी का उसमें यूज होता है, ठीक है। बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डलते हैं। तो जो ये मोबाइल जो क्या होगा, ये जो ये मोबाइल है वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। और निर्जीव का मतलब कहाँ पहुंच गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुंच गया भाई। निर्जीव का ऑब्जेक्ट निर्जीव अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको दिखाए थे, देखो ये रहा निर्जीव। और निर्जीव जो है सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, वो डायरेक्ट में नहीं। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुंच गया, समझ में आ गई बात आपकी, में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुंच गया, वो डायरेक्ट में नहीं पहुंचा। दरअसल मैं मिस्टेक से बोल गया था, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ गया, समझ में आ गया आपकी में, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा। तो ये जो आपका मी है, और ये आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस है मी, और आई का मतलब मैं, और मैं यहाँ पे हो सकता हूँ, या कोई और बोले वो भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो है मी, ही, मी है आपका, अस है, ठीक है, यू है, देम है, ये सभी जो है आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो जाएगा, ये क्योंकि ये सजीव माना जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मी मैंने अपने लिए यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना किस तरह से है यहाँ पे, राइट। तो भाई अब आपकी प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे एक तो ये हो गया, यहाँ पे एक तो आपका ये मोबाइल था, एक ऑब्जेक्ट, इसको लेकर के सब्जेक्ट बनाया हमने ये मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्टिव के साथ जो पैसिव बन के आता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज लगाओ, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो बर लगाओ। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए बाज लगा दी। गिवन टू मी बाई ऋतु, मुझे दिया गया ऋतु के द्वारा। अब दूसरा अगर पैसिव है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे और करके मैंने यहाँ पे बनाया है। तो देखो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आपका मी था, दूसरा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे मी था, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट दरअसल, ठीक है, ये मी था। मी को हम कर्ता रूप में बनाएंगे और सब्जेक्ट रूप में बनाएंगे तो आई बन के आएगा, राइट। उसके बाद आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, आई जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो गया आपका बाज, इसके साथ यूज हो जाएगा। और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और ये यहाँ पे ये मोबाइल जो आपका सब्जेक्ट है, यानी जो आपका जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बाई और उसके बाद ऋतु। ऋतु कहाँ से आई, ऋतु यहाँ पे ये सब्जेक्ट थी वो आई, ठीक है, ध्यान रखें, ऋतु यहाँ पे जो सब्जेक्ट थी वो आई यहाँ पे ऋतु, राइट। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी समझ लो, गीता टीचर्स अस इंग्लिश, गीता हमें इंग्लिश पढ़ाती है भाई, गीता हमें इंग्लिश पढ़ाती है, इस तरह का वाक्य। तो यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो इंग्लिश हो गया, यहाँ पे, और एक हो गया अस, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट ये हो गई। अगर मैं अस की बात करूं तो ये तो आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्योंकि ये सजीव है। और निर्जीव की बात करूं यानी आप इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट कहेंगे वो आपका इंग्लिश माना जाएगा, और ये आपका निर्जीव है, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। उसके बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके साथ सहायक क्रिया इज यूज होगी। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो पढ़ा है, आप तो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, लेकिन हम कैसे पहचान करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, सामान्य सी बात है। देखो यहाँ पे जो आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही होगी,
अगर मेन वर्ब में एस ई एस का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ एस ई एस यूज हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। ठीक है, ध्यान रखें। तो मेन वर्ब में एस या ई एस यूज हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हमें तुरंत ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में भी जो है आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से पहचान करनी है इसकी। ठीक है, थॉट टू अस बाय गीता, यानी ये थॉट नहीं है, ये टॉट है, TAUGHT टॉट, और ये टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट टू अस बाय गीता, हमें गीता के द्वारा पढ़ाई गई। अब देखो अस जो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट जो ये आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अस, ये यहाँ पे जस्ट इसके बाद में आ गया है। ठीक है, यानी अपनी जगह पर जो था वहीं पे है ये, यानी थर्ड फॉर्म के बाद ये अपना वहीं उसी जगह पे रहेगा। उसके बाद बाई, उसके बाद गीता। अगर यहाँ पे दूसरे और की बात की जाए कि और किस तरीके से ये बन सकता है, तो देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका अस, इसको कर्ता रूप बनाएंगे तो ये बी बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साइक्रिया आर यूज हो रही है, और उसके बाद टॉट थर्ड फॉर्म, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद बाई और उसके बाद गीता, यानी ये आपका यहाँ पे जो अस है ये आपका आया सब्जेक्ट बन के, तो ये वी के रूप में आएगा। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी आर यूज होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में बाई आ गया। उसके बाद में गीता, जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था वो बाई के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं आगे। ये तो डबल ऑब्जेक्ट वाले की बात हो गई कि डबल ऑब्जेक्ट आता है तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्टिव किस तरह से है, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे ये एक्टिव किस तरह से है, ध्यान से समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। तो देखिए ये कह रहा है एक्टिव, और यहाँ पे एक्टिव की बात करें तो लिखा हुआ है माई फादर डिड नॉट गिव मी 100 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे भी डबल ऑब्जेक्ट है आपका, मी है, और ये 1000 रुपीज है, 100 नहीं है 1000 रुपीज है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल पढ़ना है, नाइसली तरीके से, ढंग से, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो देखो माई फादर डिड नॉट गिव मी 1000 रुपीज, ध्यान से देख लीजिए। देखो माई फादर डिड नॉट गिव मी 1000 रुपीज, तो इसका जो पैसे बनाओगे यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, इसको सब्जेक्ट बना लो आई। उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ यूज हो गई बाज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो है बाज यूज होगी। उसके बाद नोट, अगर नेगेटिव यहाँ पे एक्टिव में नोट दे रखा है तो पैसे में भी नोट आ जाएगा, ये इसका रूल होता है नेगेटिव वाक्यों का बनाने का। थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद ये आपका जो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है वो यहाँ पे आ गया, और ये आपका था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद में बाई, उसके बाद माई फादर कहाँ से आया, ये माई फादर जो आपका सब्जेक्ट था ये आपका ऑब्जेक्ट बन के इधर आ रहा है यहाँ पे माई फादर। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से किस तरह से बन सकता है, एक तो ये हो गया, एक इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है तो उसको लेकर के उसको अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका वो आगे रख दिया। उसके बाद बाज, नोट, ये जो है सिंगुलर, जो दूरी हो, डिस्टेंस हो या कोई रकम हो तो वो मानी जाती है सिंगुलर में, ध्यान रखना है इसका। तो वाज नॉट गिवन मी बाय फादर, ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ये बाय माय फादर यानी मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया, तो बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, मी यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो थर्ड फॉर्म के बाद ही आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। लास्ट में अदरवर्ड्स जितने भी आते हैं वो सभी लास्ट में आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे सेंटेंस है आपका, किस तरह से सुन लो उसको।
और ये रहा आगे। अगर आगे सेंटेंस की बात करें तो देखो ये कह रहा है दे हैड नॉट, देखो ध्यान से कह रहा है दे हैड नॉट गिवन मी ए प्राइज, दे हैड नॉट गिवन मी ए प्राइज। अगर इसका पैसिव किया जाए तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, बार बार समझा रहा हूँ मैं इसे। एक बार ए प्राइज लेंगे, एक बार मी लेंगे, ध्यान रखना। तो ए प्राइज हैड नॉट बीन हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है, ध्यान रखें। अगर पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो आती है, इसमें बोनस में मिल जाती है, ये समझ लो कि थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म तो सब में आनी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मी बाय देम, मी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका थर्ड फॉर्म के बाद आता है, बाय प्रीपोजिशन आ गया, और दे का यहाँ पे देम हो गया, और दे यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देम के रूप में हो गया। यहाँ पे ये देम है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है देम। तो ये आपकी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, कमेंट्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। यहाँ पे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, तो जिससे कि वो भी जुड़ जाए, उन्हें भी मालूम हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आई हैड नॉट बीन गिवन ए प्राइज बाय देम, आई हैड नॉट गिवन ए प्राइज बाय देम। अब यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था मी, ये सब्जेक्ट के रूप में आया यहाँ पे आई। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में तो हैड नॉट बीन का यूज होना है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ इस वाक्य में ऊपर। तो हैड नॉट बीन गिवन ए प्राइज बाय देम, उनके द्वारा मुझे एक नाम नहीं दिया गया। तो जो ए प्राइज यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका निर्जीव, वो आला का आ रहा है थर्ड फॉर्म के बाद। ये एम बी थर्ड फॉर्म है, और एम बी थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपकी सेंटेंस की। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट, तो इसका यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट किस तरह से, सुन लो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो को हटाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस। तो ये देखो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स, यानी ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीमेंट के साथ में आता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स यहाँ पे किस तरह से यूज होता है वो थोड़ा सा समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखें, समझे यहाँ पे किस तरह से है, और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके समझाऊंगा मैं, क्योंकि लिखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस समझाने वाली थ्योरी है। तो यहाँ पे समझाने के लिए समझ लो ध्यान से। तो ये आपकी समझ में यहाँ पे आ रहा होगा ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट्स हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वाक्यों में, ध्यान से समझ लेना, कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट भी आता है, ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट भी आता है। ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा कंप्लीमेंट को वहीं रहने देते हैं जहां पे वो है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। चलिए अब यहाँ पे आपको बता देते हैं किस तरह से यहाँ पे इसका यूज होगा। अब देखो किस तरह से यहाँ पे ये बन के आ रहा है, वो थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, देखो ये लिखा हुआ है कि दे इलेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, यानी उन्होंने उसको चुना, देयर लीडर उनका नेता, उन्होंने उसको उनका नेता चुना। तो यहाँ पे जो लीडर है, एक तो ये आपका देयर लीडर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट भी आता है, ये बात हो रही थी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका देखो यहाँ पे कहाँ है, हिम। ऑब्जेक्ट की बात करें तो देयर लीडर, यानी कि उसको चुना गया, उनका कर्ता, दे इलेक्टेड हिम। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हिम है, ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट हिम, यानी उसको चुना गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देयर लीडर, अब लीडर यहाँ पे क्या है,
लीडर की बात करें तो ये इसका कंप्लीमेंट है, समझ में आ गया। तो लीडर, देयर लीडर, यहाँ पे जो कंप्लीमेंट है वो यहाँ पे सेम रहेगा थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है, बस इतना ही सा इसमें नियम था। तो ही वाज इलेक्टेड देयर लीडर बाय देम, राइट, समझ में आ गया। चलिए अब आपको करा देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए एक्टिव वॉइस से रिलेटेड, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, सुन लीजिए ध्यान से। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कभी कभी अज्ञात और महत्वहीन और अस्पष्ट कर्ता हमारे सामने जो है आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उन्हें हम बाई के द्वारा जोड़ते ही नहीं, बाई हो एट हो तो उन्हें जोड़ते ही नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये समझा रहा है कि पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट किस तरह का होता है वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है, यहाँ पे ये परफेक्ट तरीके से आपको बता रहा है कि ओमनिशन ऑफ सब्जेक्ट इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो आपका ओमनिशन होता है, जो अपवाद होता है वो सुन लीजिए, वो क्या है, और ये चीजें यहाँ पे और करके उसने बताई हैं। या तो आप कहें कि ओमनिशन ऑफ सब्जेक्ट यानी जो आपका कर्ता होता है उसका अपवाद, या इन द पैसेज, या आपका जो यहाँ पे जो आपका पैसेज तो खैर लिख गया है, कोई बात नहीं, पैसेज सही है बिल्कुल, या आपका ओमनिशन यानी अपवाद ही रहेगा, सीधी सी बात यही है, आपको यही समझनी है कि अपवाद है। यानी आप कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने पूरा जो है आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। यदि एक्टिव वॉइस में अस्पष्ट, अज्ञात या महत्वहीन, या जिनका महत्व ही नहीं है, ऐसे कर्ता सब्जेक्ट जैसे पीपल है, सम है, ठीक है, समबडी है, नोबडी है, समवन है, दे है, ए मैन है, नन है, एनीवन है हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें बाई द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें बाई के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से है सुन लो ध्यान से। तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, देखो ध्यान से, ये आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिस तो आपको खैर बाद में करा दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए यहाँ पे कार्य करेंगे, ध्यान से सुन लो बाकायदा। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आपके लिए दे रखे हैं, ठीक है, और ये किस तरह से है इन्हें आपको मैं समझाता हूँ कि समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है, ठीक है। तो देखो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है। अब यहाँ पे आप बाई समवन लगाओ ना लगाओ, वैसे तो कभी कभी लग भी जाता है, ये इंग्लिश में अपवाद होते हैं, इसलिए मैं इसको जो है दरअसल बहुत ही कम पढ़ाता हूँ, इसी वजह से नहीं पढ़ाता क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद होते हैं। इंग्लिश में एक अपवाद कहीं पे है और एक अपवाद कहीं पे है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो कभी कभी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, स्टडीज की है, बहुत सारी जो एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बुक्स में कुछ भी दे रखा हो, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका जैसे सपोज करो मैंने कोस्ट गार्ड का एग्जाम फाइट किया था, तो उसमें जो है ये इस तरह के जो पैसिव वॉइस आई थी तो वो एक इसी तरह का था जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो संबंध है ना, यहाँ पे बाई का यूज होके नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रखे, तो और इन चार ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन था कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ओनली इतना, बाई संबंध नहीं था। तो इस तरह का आपको वहां पे सही करके आना है, और इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं आपको, इसकी जो है वाक्य हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, टेस्ट भी कराऊंगा, इसका एक्सरसाइज भी कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। बस आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लास के लिए ब्रॉडबैंड जो है बहुत ही जल्द लगवा रहा हूँ, वैसे तो कल या परसों में ब्रॉडबैंड लग जाएगा, और फिर लाइव क्लास बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि नो वन कैन सी द विंड, कोई हवा को नहीं देख सकता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, द विंड आपका ऑब्जेक्ट है तो भाई सब्जेक्ट बन के आना है, कैन का कैन रहेगा, नॉट लग जाएगा, कैन नॉट बी सीन। अब यहाँ पे देखो नो वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं, नो वन का मतलब क्या है, कोई नहीं, तो इसका नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है, इसलिए कैन नॉट भी यूज हुआ है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो नॉट लगा नहीं कैन के बाद, आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया,
अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि यहाँ पे अगर एक्ट में नोट आए तो पैसिव में नोट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नो वन, कोई नहीं अब आपको देख सकता है। कोई नहीं का मतलब नहीं शब्द आ गया उसमें। जब नहीं शब्द आ गया तो फिर कैन नॉट का यूज होगा। समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? तो ये था। तो यहाँ पे और देखो, ये रहा प्यूपिल, ये भी एक अज्ञात अस्पष्ट महत्वहीन कर्ता है, और ये भी आपका जो बाई के द्वारा यहाँ पे ऐड होके नहीं आएगा। देखो ये कह रहा है कि प्यूपिल विल ब्लॉक द रोड, तो यहाँ पे हो जाएगा द रोड विल बी ब्लॉक्ड। अब यहाँ पे बाई पीपल नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कहें कि बाई पीपल यहाँ पे लिख दें, तो ये आप लिख सकते हो, अपनी बुक में कहीं पे देख लो, वहां पे हो सकता है लिखा हुआ। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जब एग्जाम देने जाएं, कि मैंने यहाँ पे पोस्ट कार्ड का जब एग्जाम फाइट किया था तो उसमें तो इस तरह का यहाँ पे बाई पीपल बाई देम इस तरह का नहीं था, और जो मैंने ऊपर वाक्य जो सेंटेंस लिखा है वो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ था जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था तब। ठीक है, तो ध्यान रखें आप यहाँ पे बाई पीपल इसको नहीं जोड़ेंगे, ये आपको लास्ट में नहीं जोड़ना है। राइट, समझ गए? तो ये आपका एक यहाँ पे विशेष इंपोर्टेंट यहाँ पे रूल था कि अज्ञात अस्पष्ट महत्वहीन कर्ता होते हैं वो नहीं जोड़े जाते। यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट नियम था, इसको सभी याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सबको पढ़ लेना है। बिल्कुल, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस में अस्पष्ट अज्ञात या महत्वहीन कर्ता हो, जैसे पीपल, समबडी, नोबडी, सम, ठीक है, दे, ए मैन, नन, एनीवन हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें बाई के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाई दिया ऑलरेडी। अब देखो, अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि आपका जो नियम है वो किस तरह से। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नई जो है आपके लिए आती रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे सब्सक्राइब जब आप करोगे तो ये आपके लिए नई वीडियोज इसके लिए जो आती रहेंगी, बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे नियम हैं इंग्लिश के, वो आपको समझाए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जस्ट विदिन सेकंड कुछ समय बाद इसकी जो है दूसरी जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा इंटरोगेटिव की। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर ही करना है आपको, कि भाई बताना है कि भाई सर जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें उनसे पढ़ना है। तो बहुत सारी वीडियोस आप भी देखो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं पे भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे उन्हें जरूर बताओ कि ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।